बात बिहार की, जहां कानूनी तौर पर तो शराब पीना, रखना और बेचना तीनों बैन है, लेकिन आज ही बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब से हुई मौत पर हमने आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि भ्रष्ट नेता, शराब माफिया और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के मजबूत गठजोड़ ने कैसे बिहार में शराब की सप्लाई चेन का एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया, जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। और आज जब इसी शराब सप्लाई चेन में सवाल उठे तो नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। विपक्ष के सवालों पर वो गुस्सा हो गए। सदन में खड़े होकर उन्होंने बीजेपी के विधायकों को तू और तुम जैसे शब्दों से संबोधित किया। इसे सामान्य भाषा में तू तड़ाक करना भी कहते हैं। आप नीतीश कुमार के द एंग्री मैन वाले इस पूरे बयान को सुनिए। गंदा काम कर रहे हो, सबको भगवाओ यहाँ से। गलत आप तुम शराब के पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। माननीय सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया, आप अपने अपने स्थान पर बैठे। हो गया, अब बोल रहा है शराबी हो गया तुम लोग, इतना गंदा है, आप टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज जो कर रहे हो ये पूरे बिहार में चलेगा, सारा गंदा काम। तो बीजेपी विधायकों के लिए तू तुम जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बीजेपी नाराज हो गई और वो नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रही है। नीतीश सरकार पर विपक्ष के जुबानी हमलों की एक रील हमने तैयार की है, इसे देखिए, फिर हम शराब पर हो रही राजनीति का एक एक धागा खोलेंगे। क्या हो गया? आज बिहार के अंदर कई लोगों की मौत हुई है। ये विधानसभा में जिस तरह से गुस्से में वो बोल रहे थे, ये नीतीश जी की संस्कृति नहीं रही। बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? आए दिन में देख रहा हूँ कि वो आपक होते जा रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, तुम ताम पर उतर आए। तो ये उनकी कमजोरी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि वो हताश और निराश हो गए। कि कैसे शराबबंदी की रोज 1545 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, 10,000 लीटर शराब प्रतिदिन जब्त की जा रही है। इनकी शराबबंदी तो फेल हो गई, इसलिए ये गुस्से में नाराज होकर ठिकरा हमारे माथे फोड़ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी में चिड़चिड़ाहट आ गई, या तो फ्रस्ट्रेशन या उनके ऊपर उम्र भारी पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी शराब बिहार में वही हो गया है, भगवान जैसे हर जगह होते दिखते नहीं, वैसे ही बिहार में शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह मिलता है, यही शराब हो गया। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से। बीजेपी पूरी तरह से ये आपको संकेत दे रही है कि आप शराबियों के बीच में हो, आप जुआरियों के बीच में हो, आप शराब को बंदी का नाटक कर रहे हो। गुस्से में थे, इनको गुस्सा आजकल ज्यादा आता है। ये स्वयं शराबियों के बीच में है, ये स्वयं शराबी पार्टी के रूप में मशहूर हो जाएंगे। यह ढोंग रचने का काम मुख्यमंत्री किए हुए हैं और ढोंग रच कर करके वहाँ के गरीब गुरबे असहाय लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी तो भी जहरीली शराब के लोग जो है मारे जाते थे। बहुत गंदा काम है,
कैसे जीते हो? वहाँ के एसपी को ऊपर 302 की मुकदमा चलनी चाहिए, लेकिन एसपी को पाल करके रख करके उसके माध्यम से शराब पिछवाने का काम स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या हो गया? निश्चित रूप से वो बिहार का पिंड छोड़ दे। अब जब तक बिहार का वो पिंड नहीं छोड़ेंगे तब तक बिहार का कल्याण। हम तो डूबे सनम तेजस्वी जी को भी डुबा देंगे। दरअसल बिहार में शराबबंदी की स्थिति म्यूजिकल चेयर वाली है, जिसकी जिम्मेदारी एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की ओर घूमती रहती है। बिहार में पिछले 6 साल से शराबबंदी है। इन 6 वर्षों में करीब करीब सभी राजनीतिक दल बिहार में नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रह चुके हैं। जब ये दल नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहते हैं तो उन्हें लगता है कि शराबबंदी सफल है, जब विपक्ष में रहते हैं तो उन्हें लगता है शराबबंदी विफल है। इसको एक ग्राफिक्स चार्ट के जरिए हम आपको समझा देते हैं। 2015 से 2017 की जुलाई तक जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम थे तो आरजेडी को लगता था कि शराबबंदी बहुत अच्छी बात है, ये पूरी तरीके से सफल है। 2017 के अगस्त से 2022 की जुलाई तक जब बीजेपी नीतीश सरकार में सहयोगी रही तो बीजेपी को लगने लगा शराबबंदी बहुत अच्छी बात है, ये पूरी तरीके से सफल है। अब 2022 के अगस्त में जैसे ही तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में एक बार फिर से डिप्टी सीएम बने तो आरजेडी को लगने लगा कि शराबबंदी कानून अच्छा है, ये लागू रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो भी दल नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहता है वो शराबबंदी के समर्थन में आ जाता है और जैसे ही सत्ता जाती है शराबबंदी में कमियां दिखने लगती हैं। ये एक सुविधाजनक राजनीतिक मॉडल है जो आज हमें बिहार विधानसभा में देखने को भी मिला। वो बीजेपी जो अब से पहले तक नीतीश कुमार के साथ थी, वो बीजेपी अब जब सवाल पूछ रही थी तो ये कहते हुए पूछ रही थी कि देखिए वो विफल हैं, लेकिन जब उसी बीजेपी के सरकार में रहते हुए बिहार में लोगों की मौत हुई, उस वक्त जहरीली शराब पीने से लोग मारे गए, तब यही बीजेपी के नेता चुप्पी साधे रहते थे। शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी नीतीश कुमार से वैसे ही तीखे अब सवाल पूछ रही है जैसे कभी विपक्ष में रहकर तेजस्वी यादव पूछा करते थे। आज तेजस्वी यादव शराबबंदी पर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर उनके पुराने हमले आज जरूर सुनने चाहिए, जब वो अपनी बातों में तथ्यों और तर्कों के साथ बिहार में शराबबंदी के नाकाम होने के दावे करते थे। लेकिन अब वो चुप हैं क्योंकि विपक्ष में रहते हुए जनता की चिंता करनी होती है, लेकिन सत्ता में रहकर जनता की चिंता कोई अनिवार्यता नहीं है। एक बार आपको उनका पूरा बयान सुनना चाहिए। यह बयान तब का है जब बिहार विधानसभा कैंपस में शराब की बोतलें मिली थी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। ये तो शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हम लोगों के सामने आई हैं। तो बिहार की बदनामी हो रही है और जवाबदेही किसकी थी, जिम्मेवारी किसकी थी? आखिर बॉर्डर से बिहार विधानसभा के कैंपस में कैसे आया और क्या क्या कार्रवाई की गई? ये सचिवालय है, बगल में पुलिस हेडक्वार्टर है, फिर मुख्यमंत्री के 50 मीटर दूरी पर उनके मौजूदगी में ये शराब की बोतलें मिली हैं। तो इसमें तो सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? उनको तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि भाई इस्तीफा दे दें। कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो पूरी तरीके से शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो ये लगता था कि सत्ता में बैठे लोग शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन अब उनके विचार जरूर बदल गए होंगे। खैर, ये तो राजनीति में जिम्मेदारी के टोपी ट्रांसफर की बात है जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन बिहार में शराबबंदी की सच्चाई क्या है? जिस योजना को नीतीश कुमार ने इतने तामझाम से लॉन्च किया था वो जमीन पर कहां है? क्या सिर्फ शराबबंदी के नाम पर ब्रांडिंग की गई और तस्करों के रास्ते खोल दिए गए? इन सारी बातों को आंकड़ों के जरिए समझने की जरूरत है। 2016 में जब से बिहार में शराब बैन हुई है तब से लेकर फरवरी 2022 तक 2 करोड़ 10 लाख लीटर शराब जब्त की जा चुकी है और 4,50,000 से ज्यादा लोगों को शराब पीने, रखने या सप्लाई करने के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हिसाब से सरकार ने शराबबंदी के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन परेशान करने वाली बात यह कि शराबबंदी से शराब की तस्करी बढ़ गई और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक बिहार के 11 जिलों में 157 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 2021 में अवैध शराब के 14,924 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसी साल 2021 में 85,425 लीटर शराब जब्त की गई। 2021 में ही 2,390 लोगों का गिरफ्तार भी उनको किया गया। शराबबंदी से एक और अवैध शराब का कारोबार तो बढ़ा ही है, तो दूसरी ओर अदालतों पर भी प्रेशर बढ़ गया है। गिरफ्तारियां बढ़ी तो जेल में जगह और कोर्ट में बेल से लेकर
सजा तक इतने मामले पहुंचने लगे कि सुनवाई की तारीख के लिए लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता था। शराब से जुड़े मामलों में पटना हाईकोर्ट ने 2022 के मार्च तक 39,622 जमानत याचिका उसमें पेंडिंग थी, जबकि 34,416 जमानत के मामलों की सुनवाई शुरू होनी थी। बिहार में शराबबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से शराबबंदी कानून के सामाजिक और कानूनी प्रावधान का आकलन करने के लिए कह दिया था। अब सवाल यह कि जब नीतीश कुमार इतनी मेहनत से शराबबंदी के पक्ष में खड़े हैं तो भी ये कामयाब क्यों नहीं है? इसकी नाकामी के पीछे एक पूरा नेक्सस है, एक पैरेलल सिस्टम काम करता है। शराब माफिया का ये सप्लाई चेन कैसे काम करता है ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, शराब तस्कर दूसरे राज्य से शराब खरीदते हैं, ट्रक, कंटेनर और दूसरी बड़ी गाड़ियों में इसे बिहार के बॉर्डर पर लाया जाता है। बॉर्डर पर शराब सप्लायर्स का भ्रष्ट नेताओं से गठजोड़ है। भ्रष्ट नेताओं के इशारे पर बिहार पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी शराब की तस्करी में मदद करते हैं और इसे बॉर्डर पार कराकर बिहार में घुसने देते हैं, जहां से ये अलग अलग इलाकों में जाता है। ऐसे इलाकों में जहां पुलिस की पहुंच कम होती है वहां शराब को स्टोर किया जाता है। एक तरीके का अघोषित ये गोडाउन बना दिया जाता है। इसके बाद शराब का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। गांव के युवाओं को शराब बेचने में खासतौर पर शामिल किया जाता है, जो कम समय में ज्यादा मुनाफे के लिए शराब बेचने में लग भी जाते हैं। शराब खरीदने वाले को कहीं जाना नहीं होता, उसके घर पर ही इसकी डिलीवरी हो जाती है, बस थोड़ा पैसा ज्यादा देना होता है। और इसी तरह से शराब बेचने का यह पूरा कारोबार चलता है, जिसमें शराब की होम डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त होती है। तो राजनीति में कई बार क्रोध का प्रदर्शन इसलिए किया जाता है ताकि क्रोध की आग और धुएं में असली सवाल खो जाएं। इस पूरे मामले में नीतीश कुमार का प्लान भी लगभग ऐसा ही दिखता है। शराबबंदी समाज के लिए अच्छा फैसला है, लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत यह है कि शराबबंदी फेल साबित हुई है। दूसरी तरफ जहरीली शराब का माफिया भी आराम से अपनी जेब भर रहा है और लोगों को जहर पिलाकर मौत के मुंह में फेंक रहा है। इन दोनों के लिए सीधी जिम्मेदारी है प्रशासन और नीतीश सरकार की ही बनती है। लेकिन जिस समय नीतीश कुमार को जवाब देने हैं, ठीक उसी समय वे खुद ही एंग्री मैन बने हुए हैं। शायद वो जानते हैं कि गुस्से और आक्रामक तेवर से भले वीडियो उनके वायरल होते हैं, जबकि सवाल धूल फांकते रहते हैं और जनता के मेमोरी लॉस का शिकार हो जाते हैं। नीतीश कुमार करीब 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पिछले 2 दशकों में बिहार की दशा और दिशा तय करने की जिम्मेदारी जनता ने उन्हीं को दी है, इसलिए आज जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। गठबंधन किसी का हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार रहें। नीतीश कुमार ने ही बनाई है सरकार। शराबबंदी भी नीतीश कुमार का ही आइडिया था, इसलिए अब वो इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब नीतीश कुमार शराब की सप्लाई चेन को तो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपनी बिहार वाली राजनीतिक पारी को खत्म करने के संकेत देने लगे हैं। कल ही नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 में बिहार में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। अब सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार बिहार से निकलकर केंद्र की राजनीति करने का मन बना चुके हैं? नीतीश कुमार खुलकर इस पर कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ कहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है।